नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। आज हमारे बीच में है गन्नू। तो आपके जो भी प्रश्न हैं आप पूछ सकते हैं। बताएं क्या पूछना है। सीवियर ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी क्या होती है? ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि सीवियर ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी क्या होती है। ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी पे मैंने बताया था पहले वीडियो। तो आज हम बात करेंगे सीवियर ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। मतलब कोई भी चोट लगने के कारण छत से गिर गए, एक्सीडेंट हुआ या किसी बॉक्सर ने आपको पंच किया, फाइट हुआ, वॉर हुआ, उसमें आपके ब्रेन में एक जबरदस्त चोट लगी हो जिसके अंदर हम बोलेंगे कि जो जीसीएस है वो बिलो 8 चला जाए, तो उसको हम सीवियर ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी कंसीडर कर सकते हैं। और कोई प्रश्न है आपके। सीवियर ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी कितने तरीके की होती है? ये जनरली दो तरीके की होती है जब आपको चोट लगती है। एक होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी। जो प्राइमरी होती है वो ड्यूरिंग सेम टाइम होती है, जैसे आपको चोट लगी तुरंत आपके ब्रेन में जो डैमेज हुआ, दैट इज प्राइमरी ब्रेन इंजरी। जो इम्पैक्ट के साथ आई, जो चोट के कारण आई, इसमें हो सकता है आपको डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी हो, ब्रेन स्टेम इंजरी हो, या फिर आपको इंट्राक्रेनियल इंजरी हो, जैसे कि ईडीएच एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा, एसडीएच सब ड्यूरल हेमाटोमा, एसएएच सब आर्कनॉइड हेमरेज, या इंट्राक्रेनियल हेमरेज। ये सारी चीजें आपको हो सकती हैं ट्रॉमेटिक सीवियर ब्रेन इंजरी में। ये है प्राइमरी कॉज, जो कि बोलते हैं कि इनको अपन कुछ केसेस में सर्जिकल करेक्ट करते हैं, कुछ केसेस में हम लोग इसमें कंजर्वेटिव दवाइयों से भी इलाज करते हैं। अब आती है सेकेंडरी ब्रेन इंजरी, जो कि जानलेवा हो सकती है, खतरनाक हो सकती है। वो होती है कुछ मिनट से लेके कुछ हफ्ते या दिन में चालू हो। जैसे कि एग्जांपल है सीजर्स का आना, या आपका बीपी कम है, 110 mmHg से कम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, तो आपको ब्रेन में ब्लड फ्लो कम होगा, जिसके कारण सीवियर ब्रेन इंजरी और वर्स हो सकती है, सेकेंडरी इंजरी होगी। या फिर हाइपोवेंटिलेशन के कारण हाइपोक्सिक ब्रेन इंजरी, जैसे ऑक्सीजन नहीं पहुंचा, सैचुरेशन 94 के नीचे रहा आपका, तो सेकेंडरी इंजरीज हो सकती हैं। ये प्रिवेंटेबल है, इनसे पेशेंट को बचाया जा सकता है। अब यही मेन टास्क होता है। और कोई प्रश्न है आपके। सीवियर ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज में ट्रीटमेंट के वक्त प्रॉब्लम्स क्यों आती है? हाँ, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि सीवियर ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी में एक चैलेंज है। चैलेंज मतलब सबसे पहले मैंने दो बातें बताई थी। जो फर्स्ट चैलेंज हम फेस करेंगे वो है हाइपोक्सिया, कि आप देखें सैचुरेशन पेशेंट का 94 के बिलो नहीं होना चाहिए। सैचुरेशन कम है तो ब्रेन में ऑक्सीजन कम जाएगा, ऑर्गन्स में ऑक्सीजन कम जाएगा। तो ब्रेन बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है जो जल्दी डैमेज हो जाता है, और सीवियर इंजरी और वर्स हो जाती है। पेशेंट के बचने के चांसेस या आगे की प्रोग्नोसिस कमजोर हो जाते हैं। तो हाइपोक्सिया को प्रिवेंट करना है। अब सीवियर ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी है तो जीसीएस 8 के बिलो चला गया है, तो इंट्यूबेशन क्राइटेरिया, उसको इंट्यूबेट करेंगे या क्रिकोथायरॉइडेक्टोमी करेंगे। अगर फेशियल फ्रैक्चर्स है, इंट्यूबेट नहीं हो रहा है, पेशेंट एडीमा है, तो क्रिकोथायरॉइडेक्टोमी इमरजेंसी में करना है ताकि उसको बचाया जा सके पेशेंट को। सेकेंड चैलेंज आता है सर्वाइकल स्पाइन इंजरी। हार्ड सर्वाइकल कॉलर सभी पेशेंट्स को पहनानी है जिनका जीसीएस कम है, क्योंकि वो कॉन्शियस नहीं है, ओरिएंटेड नहीं है, वो तो नहीं बता पाएंगे फ्रैक्चर है, दर्द है, या आप टेंडरनेस भी असेस नहीं कर पाओगे। तो हार्ड कॉलर पहनाना, इन लाइन स्टेबलाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सेकेंड थिंग हमारे सामने तो हाइपोक्सिया को प्रिवेंट करना है। सेकेंड थिंग हम ATLS 11th एडिशन के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो आता है ब्रीथिंग। अगर जैसे पेशेंट जल्दी जल्दी सांस ले रहा है, हाइपर वेंटिलेट हो रहा है, या आपने वेंटिलेटर पे डाला है और हाइपर वेंटिलेशन के मोड पे डाल दिया है पेशेंट को, रेस्पिरेटरी रेट ज्यादा बढ़ा दी है, तो उससे क्या होगा, CO2 वॉश आउट हो जाएगा। थोड़े समय के लिए हम हाइपर वेंटिलेट करते हैं। अगर ब्रेन हर्निएशन है तो इससे इंट्राक्रेनियल प्रेशर कम होता है, पर अगर लंबे समय तक हाइपर वेंटिलेशन पे रख दिया पेशेंट को, तो वहां पे वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा ब्रेन की वेसल्स में, और इस्कीमिया होगा, वहां पे खून का सप्लाई कम होगा, तो वो पेशेंट की जान ले सकता है, डेंजर हो सकता है। अब अगर हम हाइपो वेंटिलेशन करते हैं, पेशेंट को धीरे धीरे रेस्पिरेटरी रेट कम रखते हैं, तो हाइपो वेंटिलेशन से इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ेगा, वैसोडाइलेशन होगा, और पेशेंट के लिए खतरनाक होगा, ये भी डेंजर है। तो हमें इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि ABG से भी हम मॉनिटर करते हैं, 35 से 45 मिलीमीटर मर्करी के बीच में रखना है। यही एक आइडियल पॉइंट है
तो सेकंड चैलेंज जो आया ब्रीथिंग का। अब इसमें आता है सी, सर्कुलेशन। सर्कुलेशन में भी बहुत बड़ा चैलेंज है। कहीं पेशेंट को ब्लड लॉस हुआ है, कोई पेशेंट को फ्लूइड का डेफिशिएंसी है, तो आप फ्लूइड टाइट्रेट करेंगे, ब्लड प्रोडक्ट्स देंगे। ज्यादा ब्लड प्रोडक्ट्स देने से क्या होता है, डाइल्यूशनल कोगुलोपैथी होता है, वो भी जानलेवा होता है, तो वो भी आपको मॉनिटर करना है। 1:1:1 के रेशो में देखना है पीआरबीसी, एफएफपी एंड प्लेटलेट्स। एलर्जिक रिएक्शन का चांस भी बनेगा। और बीपी आपको 110 के अबाव मेंटेन करना है। एमएमएचजी 100 के अबाव हम 19 ईयर्स के जो छोटे हैं या फिर 59 ईयर्स से जो बड़े उम्र के हैं उनमें मेंटेन करते हैं। पर 110 आपको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मेंटेन करना है। अब बीपी अगर आपने कम मेंटेन किया तो क्या होगा, सेरिब्रल ब्लड फ्लो कम होगा, तो उससे ब्रेन डैमेज हो जाएगा। यहाँ पे हम ट्रॉमा पेशेंट में जनरली विदाउट हेड इंजरी हम मेंटेन करते हैं पेशेंट का मीन आर्टेरियल प्रेशर 65 से अबाव और परमिसिव हाइपोटेंशन। पर ब्रेन इंजरी में ये कॉन्सेप्ट कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, पेशेंट के लिए डेंजर है, जानलेवा है, तो एक एक्सपर्ट डॉक्टर इसको समझ सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ सेविंग। अब आता है डिसेबिलिटी, जीसीएस। खाली जीसीएस अकेला ये नहीं बता सकता कि वो न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है। क्यों? क्योंकि जीसीएस कब खतरनाक हो जाता है, जैसे आंख में कोई चोट लगी है, ऑर्बिटल फ्रैक्चर है, तो आंख ओपनिंग नहीं होगी, तो हम सोचेंगे इसका जीसीएस तो पुअर है ही में। डिस्फेजिया हो गया पेशेंट को ब्रेन इंजरी के कारण, तो बोल नहीं पा रहा, हम V1 सोचेंगे, और VT है तो नॉन टेस्टेबल हो गया। तो ये सारी चीजें दिक्कत देती हैं। जीसीएस अकेला वो नहीं है। ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्सेस हम नहीं जान सकते जीसीएस के माध्यम से, क्योंकि उसमें हम ब्रेन रिफ्लेक्सेस नहीं चेक करते। प्यूपिल्स हम फिर भी देखते हैं। अब उसके बाद आता है एक्सपोजर। एक्सपोजर मतलब हेड टू टो आप एक्सपोज करेंगे, नॉर्मोथर्मिया मेंटेन करेंगे। हाइपो और हाइपरथर्मिया में पेशेंट रहता है तो वो भी पेशेंट के लिए डेंजर है, जानलेवा है। अब सीटी स्कैन भी हमें कराना है ताकि रूल आउट कर सके क्या इंजरी है क्या नहीं है। फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इन हेड इंजरी इज सीटी होल स्पाइन या फिर सीटी हेड, ये दोनों हमें देखने हैं, या सीटी सर्वाइकल स्पाइन तो कराना ही कराना है। अब सीटी पेशेंट स्टेबल है अनस्टेबल है, दोनों चीजें देखनी है। पेशेंट स्टेबल है, सीटी कराना है। फिर भी कुछ सेंटर्स पे जैसे सीटी स्कैन ही नहीं है तो वो उनके लिए एक चैलेंजेस है। किसी सेंटर पे न्यूरो सर्जन, ट्रॉमा सर्जन अवेलेबल नहीं है तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हर इंडिविजुअल का एबिलिटी होता है, आपके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है, आपके पास अच्छा सेटअप नहीं है, तो भी चैलेंजेस हैं। तो ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी को ट्रीट करने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस से गुजरना पड़ता है। टर्शरी सेंटर, एक अच्छे डॉक्टर्स की टीम इस ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी को प्रिवेंट कर सकती है। अगर और भी कोई क्वेश्चन है आपके ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। और कोई क्वेश्चन नहीं है आपके? और कोई क्वेश्चन नहीं है, पर मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी होती है ना, इसमें प्रोग्नोसिस भी होता है, लंबे समय तक चलती है। ऑपरेट हुआ नहीं हुआ, जीसीएस को मॉनिटर हमें करते रहना होता है। पेशेंट को कोई सेडेटिव ड्रग्स तो नहीं ले रहा, सीजर्स प्रिवेंट करने हैं, इन्फेक्शन प्रिवेंट करना है, बाद में वो कब वॉक करेगा, कब क्या आउटकम होगा, तो बहुत सारी चीजें होती हैं समझने के लिए। पर ये मैंने मोटा मोटा आपको समझा दिया है कि एक इमरजेंसी के केस में हम ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी को ऐसे मैनेज कर सकते हैं। ये सारे हमारे सामने चैलेंजेस हैं। अगर आपके भी किसी मरीज को ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हुआ है और आपको अपॉइंटमेंट चाहिए तो व्हाट्सअप नंबर मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाएं, मैसेज करें, अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। और कुछ ऑडियंस से कहना चाहेंगे आप? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें हमारे वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो। थैंक यू, धन्यवाद।